हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है आपका बीएफए थर्ड ईयर इंडियन एस्थेटिक्स। कोड है 302। तो आज का आपका टॉपिक है अभिनव गुप्त। हम अभिनव गुप्त के बारे में बात करेंगे, जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभिनव गुप्त जी का। इसमें इनका पहला है अभिव्यक्तिवाद, मतलब अभिनव गुप्त जी की अभिव्यक्तिवाद के बारे में बात करेंगे। भरत मुनि के बाद भारतीय सौंदर्य शास्त्र में अभिनव गुप्त का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा। मतलब जब भरत मुनि जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो भरत मुनि आचार्य थे, उनके बाद जो सौंदर्य शास्त्र है, जो हमारा इंडियन एस्थेटिक्स है, उसमें अभिनव गुप्त का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा था। यानी भरत मुनि के बाद जो सबसे अच्छा काम किया था, जो योगदान रहा था, वो अभिनव गुप्त जी का अच्छा रहा था सौंदर्य शास्त्र में। अभिनव गुप्त भारतीय सौंदर्य शास्त्र के विशिष्टतम प्रवर्तक माने जाते हैं। मतलब गुप्त जी जो हैं वो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, सौंदर्य शास्त्र के विशिष्टतम प्रवर्तक। ठीक वैसे ही जैसे शंकराचार्य वेदांत के, ना, मतलब जो शंकराचार्य जी हैं वो वेदांत के विशिष्टतम प्रवर्तक माने जाते हैं, और जो अभिनव गुप्त हैं वो सौंदर्य शास्त्र के विशिष्टक प्रवर्तक माने जाते हैं। अभिनव गुप्त सच्चे अर्थों में सौंदर्य शास्त्री थे। यानी हर कोई उस चीज़ के लिए इतना एफर्ट नहीं करता है, पर अभिनव गुप्त जी ने रियल मीनिंग्स में वो एक सौंदर्य शास्त्री थे। उन्होंने अपने से पहले आचार्यों के मतों का सार्थक संकलन कर एक वृहत ग्रंथ अभिनव भारती की रचना 2 भागों में की। यानी जो इनके पहले के जो इनके आचार्य के मत थे, उनका संकलन कर इन्होंने एक वृहत ग्रंथ की रचना की थी, अभिनव भारती। उस रचना का नाम क्या था? अभिनव भारती। ठीक है, तो उसको इन्होंने 2 भागों में उसकी रचना की थी। उन्होंने सौंदर्य शास्त्र की समस्याओं का विभिन्न दृष्टिकोण, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, तार्किक आदि से विश्लेषण किया। मतलब इन्होंने जो इनकी सौंदर्य शास्त्र की समस्याओं का विभिन्न दृष्टिकोण, मतलब अलग अलग दृष्टिकोण से, जैसे ऐतिहासिक से, मनोवैज्ञानिक से, दार्शनिक से, तार्किक से आदि से इन्होंने विश्लेषण किया। क्योंकि हर सबका अलग अलग होता है। अगर हम सब चीज़ों से अलग अलग विश्लेषण करें तो सब रिजल्ट अलग निकल के आते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से अलग, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अलग, दार्शनिक से अलग और तार्किक से अलग। तो सबका अपने उसमें इन्होंने विश्लेषण किया था। जितनी भी सौंदर्य शास्त्र की समस्या थी, उनका सभी दृष्टिकोण से इन्होंने विश्लेषण किया था, है ना। तो जो सौंदर्य वो अभिनव गुप्त जी जो हैं वो इसलिए सच्चे अर्थों में सौंदर्य शास्त्री कहलाए थे। उनके मत पर वेदांत दर्शन का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। मतलब इनका जो मत था उस पर वेदांत दर्शन का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अब इनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं, पर वो किसके अकॉर्डिंग? डॉक्टर कांति चंद पांडे के आधार पर, है ना। इनके अभिनव गुप्त का जो संक्षिप्त परिचय है वो डॉक्टर कांति चंद पांडे के आधार पर। अभिनव गुप्त ने अपने जीवन का परिचय अपने 2 ग्रंथों में दिया। इन्होंने अपने जीवन का परिचय अपने 2 ग्रंथों में दिया, तंत्रलोक और परत्रिमासिक विवरण। एक तो तंत्रलोक और दूसरा परत्रिमासिक विवरण। अभिनव गुप्त का जन्म स्थान कश्मीर घाटी, श्रीनगर के आसपास और जन्म अनुमान से लगभग 960 ईस्वी माना जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में 50 से अधिक ग्रंथ लिखे, है ना। तो अभिनव गुप्त जी का जो जीवन परिचय है वो अपने 2 ग्रंथों में दिया, पहला तंत्रलोक और परत्रिमासिक विवरण। ठीक है, जीवन परिचय इन्होंने 2 ग्रंथों में दिया, पहला तंत्रलोक और परत्रिमासिक विवरण। अभिनव गुप्त का जन्म स्थान कश्मीर घाटी, श्रीनगर के आसपास और जन्म अनुमान से लगभग 960 ईस्वी माना जाता है। मतलब इनका जो जन्म स्थान था वो कश्मीर घाटी, श्रीनगर के आसपास माना जाता है, और जो ईस्वी है वो 960 माना जाता है। ठीक है, इन्होंने अपने जीवन काल में 50 से अधिक ग्रंथ लिखे। इनका जो जीवन काल है उसमें 50 से अधिक ग्रंथ लिखे इन्होंने।
इनमें अभिनव भारती 2 भाग में सौंदर्य शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब इनमें जो अभिनव भारती है, यानी जो इन्होंने अपनी अभिनव भारती रचना लिखी थी 2 भाग में, तो सौंदर्य शास्त्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है। अभिनव गुप्त के पूर्वज गंगा जमुना के प्रदेश कन्नौज में बसते थे। मतलब इनके जो पूर्वज थे वो गंगा जमुना के प्रदेश कन्नौज में बसते थे। यह कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पूर्वज अर्तगुप्त एक प्रकांड विद्वान थे। मतलब जो इनके पूर्वज थे वो तो गंगा जमुना के प्रदेश कन्नौज में बसते थे और ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पूर्वज अर्तगुप्त एक प्रकांड विद्वान थे। उनकी विद्वता विशेषकर शैव मत पर उनके मतों की चर्चा पूरे देश में थी। इनके जो पूर्वज थे वो अर्तगुप्त एक प्रकांड विद्वान थे। उनकी विद्वता विशेषकर शैव मत पर उनके मतों की चर्चा पूरे देश में थी। वे कन्नौज के राजा यशोवर्मन के काल में हुए, है ना। ये इस कन्नौज के राजा यशोवर्मन के काल में हुए थे। इसी समय कश्मीर के राजा ललितादित्य ने राजा यशोवर्मन से अर्तगुप्त को मांग लिया। मतलब इसी समय जो कश्मीर के राजा थे ललितादित्य, उन्होंने राजा यशोवर्मन से अर्तगुप्त को मांग लिया था। कश्मीर के राजा थे ललितादित्य, तो इन्होंने राजा यशोवर्मन से अर्तगुप्त को मांग लिया था। उन्हें सादर अपने साथ लाए और अपने राज्य में बसाया। मतलब उनको सम्मान से वो अपने साथ भी लेके आए थे और अपने राज्य में बसाया था। इस प्रकार कन्नौज का यह परिवार कश्मीर का वासी बन गया, है ना। इसी प्रकार कन्नौज का ही जो ये परिवार था वो कश्मीर का वासी बन गया। इसी परिवार में 2 शताब्दी के बाद 960 ईस्वी में अभिनव गुप्त का जन्म हुआ, है ना। इसी परिवार में जो 2 शताब्दी के बाद 960 ईस्वी में अभिनव गुप्त का जन्म हुआ था। अभिनव गुप्त के पिता का नाम नरसिंह गुप्त उर्फ चुखुला था। ये भी शास्त्रों में परंपरागत थे और महान शिव भक्त थे। ठीक है, तो जो कश्मीर के राजा थे ललितादित्य, उन्होंने राजा यशोमन से अर्तगुप्त को मांग लिया था, जो कश्मीर के राजा थे यशोमन से, और उन्हें सादर अपने साथ लेके आए और अपने राज्य में उन्होंने बसाया था। और जो राजा ललितादित्य हैं उनका टाइमिंग क्या है, 725 से 761। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कन्नौज का यह परिवार कश्मीर का वासी बन गया। कन्नौज का जो ये फैमिली था वो कश्मीर का वासी बन गया था। इसी प्रकार जो 2 शताब्दी के बाद 960 ईस्वी में अभिनव गुप्त का जन्म हुआ था। इनका टाइमिंग आप याद रखना, 960। ठीक है, अभिनव गुप्त के फादर का नाम क्या था, नरसिंह गुप्त उर्फ चुखुला था। ओके, ये भी शास्त्रों में पारंगत थे और महान शिव भक्त भी थे। ठीक है, तो इनका जीवन परिचय आप सभी अच्छे से लर्न कर लें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है अभिनव गुप्त इसमें। बाकी जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है जूम मीटिंग में आप डिस्कस कर लिया करें। इनकी जो भक्ति थी वो शिव भक्ति थी। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था, विमल कला। अभिनव गुप्त की माता का नाम विमल कला था। ये एक सच्ची पवित्र धार्मिक महिला थी। मतलब इनकी जो माता जी थी वो बहुत सच्ची थी, पवित्र थी और धार्मिक महिला भी थी। और इनके घर का वातावरण जो था वो धर्म और विद्या से परिपूर्ण था, है ना। मतलब इनकी जो फैमिली थी, उनके घर का जो वातावरण था वो धर्म और विद्या से परिपूर्ण था। मतलब सब कुछ इनके घर में काफ़ी धार्मिक था। इनकी माता पवित्र भी थी और धार्मिक महिला थी, इसलिए इनके घर का वातावरण भी धर्म और विद्या से परिपूर्ण रहा हमेशा। बचपन में अभिनव गुप्त को घर के पास की पाठशाला में भेजा गया। मतलब इनके घर के पास जो पाठशाला थी, तो बचपन में अभिनव गुप्त जी को पढ़ने के लिए वहीं पर भेज दिया गया। वहाँ ही इन्होंने भावी महानता के लक्षण दिखाए। मतलब जब ये वहाँ पे पाठशाला में गए तो इन्होंने अपनी काफ़ी मतलब अच्छे वहाँ पे लक्षण दिखाए गए भावी महानता के। इनकी बौद्धिक योग्यता से इनके शिक्षक कितने प्रभावित हुए। मतलब उनके जो वर्क था, उनका जो काम था, उन्होंने जो जितनी अच्छी बातें दिखाई थी महानता से, तो उनके जो शिक्षक थे वो बहुत प्रभावित हुए थे, है ना। उनकी जो योग्यता थी, भौतिक योग्यता जो थी, तो इनके शिक्षक इनसे बहुत प्रभावित हुए कि उन्हें सम्मानजनक नाम अभिनव गुप्त पद दे दिया गया, है ना।
इसलिए इनको सम्मानजनक नाम दिया गया अभिनव गुप्त पद। दुर्भाग्यवश जब ये बालक ही थे इनकी माता का देहांत हो गया। तो मतलब ये इनका दुर्भाग्य ही था कि जब ये बालक थे इनकी माता का देहांत हो गया।